क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड के राजाओं को राम या रामा नाम की उपाधि से पुकारा जाता है? जैसे थाईलैंड के वर्तमान राजा का नाम महा वजिरालोंगकोर्न है, जिन्हें राम दशम के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इस राजवंश में 9 राजा हो चुके हैं। इस राजवंश का नाम चाकरी है। यह राजवंश वर्ष 1782 से थाईलैंड पर शासन कर रहा है। वर्तमान राजा महा वजिरालोंगकोर्न ने 13 अक्टूबर 2016 को अपने पिता राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के निधन के बाद राजगद्दी संभाली। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड के राजा स्वयं को राम क्यों कहते हैं? और थाईलैंड में राम का अर्थ क्या रामायण वाले प्रभु श्री राम से है? आइए जानते हैं। थाईलैंड के इतिहास में कई राजवंश हुए, जिनमें सबसे पहला और मुख्य था सुखोथाई वंश, जो 13वीं सदी से 15वीं सदी तक रहा। इसके बाद 400 सालों तक अयुत्थया वंश ने राज किया। 1767 में बर्मा ने अयुत्थया के शासन को समाप्त कर दिया, तो थोड़े समय के लिए थोनबुरी साम्राज्य चला, जिसकी बागडोर राजा ताकसिन के हाथों में थी। फिर 1782 में जनरल चाओ फरिया चाकरी ने सत्ता संभाली और खुद को राम प्रथम घोषित किया। यहीं से शुरू हुआ चाकरी वंश, जो अब तक चल रहा है। थाईलैंड में राम शब्द कहां से आया? 1782 में जब जनरल चाओ फरिया चाकरी ने सत्ता संभाली और खुद को राम प्रथम घोषित किया, तो उन्होंने अपना नाम राम यूं ही नहीं रखा, अपितु इसका संबंध रामायण से है। थाईलैंड में भी एक रामायण है, जो रामाकियन नाम से जानी जाती है। प्राचीन समय में भारतवर्ष और खमेर साम्राज्य के बीच व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे और भारत के लोग यहां आते जाते रहते थे। खमेर साम्राज्य वर्तमान के थाईलैंड, कंबोडिया और आसपास के कुछ और क्षेत्रों को मिलकर बनता था। सभी लोग जानते होंगे कि कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए राम का अर्थ यहां पर रामायण के प्रभु श्री राम से ही है। यहां के राजाओं ने अपनी सत्ता को मजबूत दिखाने के लिए भारतीय संस्कृति अपनाई। वे स्वयं को देवताओं से जोड़ते, देवराज कहलाते और राम जैसे आदर्श राजा की छवि में स्वयं को प्रस्तुत करते। इसी कारण आज भी थाई राजा स्वयं को राम कहते हैं। 1782 में जनरल चाओ फरिया चाकरी राम प्रथम ने सत्ता संभाली और बैंकॉक को राजधानी बनाया। थाई राजा राम प्रथम और उनके वंशजों ने ही आधुनिक थाईलैंड की नींव रखी और 1932 तक यही डायनेस्टी राजशाही के रूप में राज करती रही। आगे बढ़ने से पहले एक और मुख्य बात बताते हैं कि थाईलैंड का प्राचीन नाम कभी सियाम हुआ करता था। सियाम शब्द संस्कृत के श्याम शब्द से लिया गया है। कहते हैं कि थाईलैंड के मूल निवासी थोड़ा सांवले होते थे, और क्योंकि प्राचीन समय में भारतवर्ष से उनके व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे, तो वहां के लोगों को श्याम कहा जाने लगा, जो थाई भाषा में सियाम बन गया। 1932 में राजशाही सिस्टम समाप्त कर संवैधानिक सिस्टम लागू किया गया और फिर 1939 में सियाम नाम बदलकर थाईलैंड रख दिया गया। थाई भाषा में थाई का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी थाईलैंड का अर्थ हुआ स्वतंत्र लोगों का देश। अब 1932 के आगे की कहानी जानते हैं। 1932 में पीपल्स पार्टी ने थाईलैंड में राजशाही समाप्त करने और लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया। उस समय के राजा राम सप्तम ने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्वीकार कर लिया। 1932 के बाद से थाईलैंड में राजा के पास पूर्ण सत्ता नहीं होती है, लेकिन राजशाही बनी रहती है। तब से राजा हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी देश का प्रतीक। जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, लेकिन राजा को राष्ट्र की एकता, निरंतरता और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। थाई संविधान के अनुसार राजा राजनीति से ऊपर है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे तटस्थ रहें। थाईलैंड में ये राजशाही वंशानुगत है, यानी चाकरी वंशज ही राजा हो सकते हैं। जैसे वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि वर्तमान समय में वहां के राजा वाजिरालोंगकोर्न हैं, जिन्हें राम दशम कहा जाता है। थाईलैंड में राजा की आलोचना करना गंभीर अपराध माना जाता है और ऐसा करने पर जेल तक हो सकती है। हालांकि राजा को राजनैतिक दृष्टिकोण से तटस्थ समझा जाता है, किंतु राजा अक्सर पर्दे के पीछे सेना और नेताओं को इन्फ्लुएंस करता है। 1932 में राजशाही समाप्त कर संवैधानिक राजशाही बनाई गई, तो लोगों को उम्मीद थी कि अब जनता की चुनी हुई सरकार चलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई सरकार थोड़ी मजबूत होती है और सेना या शाही समर्थकों के विरुद्ध कदम उठाती है, तो सेना तख्ता पलट कर देती है।
थाई सेना स्वयं को देश और राजशाही का रक्षक मानती है। 1932 से अब तक थाई सेना ने लगभग 20 बार लोकतांत्रिक सरकारों को गिराया है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को मजबूत बनाने के लिए 1997 में एक नया संविधान लाया गया, जिसे पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। यह वो समय काल था जब थाईलैंड की जनता भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बहुत क्रोधित थी। देश बार बार सेना के तख्ता पलट झेल चुका था और लोग चाहते थे कि कोई ऐसी संस्था बने जो यह देखे कि नेता, सरकार और संसद संविधान की सीमा में रहकर काम करें। राजा और सेना ने इस विचार का समर्थन किया क्योंकि उनके लिए यह एक सुरक्षा कवच बन गया। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई सरकार अधिक ताकतवर हो जाए और सेना या राजशाही तंत्र को चुनौती दे, तो यह नई संस्था उसे रोक सकती है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाने का काम संविधान सभा ने किया, जिसमें कानून विशेषज्ञ, शिक्षाविद और राजनीति के प्रतिनिधि थे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का पर्पज था एक ऐसी अदालत जो केवल संविधान की रक्षा करे और यह देखे कि कोई भी कानून और नियमों से ऊपर न हो। उस समय इसे लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये अदालत भी विवादों में फंस गई क्योंकि इसके जजों की नियुक्ति राजा, सीनेटर और सेना समर्थक लोग करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने जिस नए कोर्ट को बनाकर कुछ अपेक्षाएं रखी थीं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब चुनी हुई सरकारों को हटाने का माध्यम बन गई। स्थिति आज ये है कि जब भी किसी प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठता है, चाहे वो नैतिक आचरण का हो या संविधान तोड़ने का, अंतिम निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करती है और अक्सर उसके निर्णय सेना व राजशाही के हित में होते हैं। पिछले साल इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 29 अगस्त को उस समय की प्राइम मिनिस्टर पैटोंगटार्न शिनावात्रा को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन से एक फोन कॉल में अनएथिकल वे में बातचीत की थी, जो मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उन पर आरोप लगाया कि पैटोंगटार्न देश से अधिक अपने निजी रिश्तों को अहमियत दे रही थी। उस कॉल में पैटोंगटार्न कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन को अंकल कह रही थीं और अपने ही देश के आर्मी कमांडर के विरुद्ध बोल रही थी। वीडियो के अंत में थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के बीच के विवाद को समझते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यदाकदा युद्ध होते रहते हैं, जैसे ईरान और इजराइल के बीच। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो यदाकदा युद्ध होते रहते हैं, उसका मुख्य कारण दोनों देशों की सीमाओं से है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये सीमा विवाद कोई नया नहीं है, अपितु इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। वास्तव में झगड़ा एक प्राचीन मंदिर प्रेह विहेयर और उसके आसपास की जमीन को लेकर है। ये डिस्प्यूट पहली बार तब शुरू हुआ जब 1904 में फ्रेंच कायनलोनी और थाईलैंड के बीच फ्रांको सियामी संधि में सीमा तय हुई। कंबोडिया उस समय तक फ्रेंच कायनलोनी का भाग हुआ करता था। उस संधि में फ्रेंच कायनलोनी और थाईलैंड के बीच सीमा ढंग से तय नहीं हुई थी। झगड़े का सबसे बड़ा कारण था प्राचीन अंग कोरियन प्रेह विहेयर मंदिर। फ्रांसीसी अधिकारियों ने जो नक्शा बनाया था, उसमें यह मंदिर कंबोडिया की सीमा में दिखाया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी यह फैसला सुनाया कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का हिस्सा है। थाईलैंड ने इसका विरोध किया कि यह नक्शा संधि के अनुसार नहीं है और अंग कोरियन प्रेह विहेयर मंदिर हमारी सीमा में आता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने थाईलैंड के इस तर्क को नहीं माना। यही कारण है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के बीच उस समय से उस एरिया को लेकर विवाद है और दोनों देशों के बीच यदाकदा युद्ध भी होते रहते हैं। पिछले साल जुलाई 2025 में दोनों देशों की सीमा पर भयंकर लड़ाई भड़की, जिसमें दोनों देशों के दर्जनों लोग मारे गए और करीब 3 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। दोनों देशों के बीच हमेशा से रहने वाली ऐसी युद्ध की सिचुएशन में थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न ने कंबोडिया के एक सीनियर लीडर को फोन किया और उसे अंकल कहकर संबोधित किया। अब यहां पर बहुतों का प्रश्न हो सकता है कि उसके और कंबोडियन लीडर हुन सेन के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग को किसने लीक किया। ये कॉल रिकॉर्डिंग खुद कंबोडियन लीडर हुन सेन ने लीक की थी। कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद थाईलैंड संसद के अपर हाउस के 36 सीनेटर ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पिटीशन डाली कि पैटोंगटार्न ने जिस तरह हमारे शत्रु देश कंबोडिया के एक लीडर को अंकल कहकर पुकारा और उससे हमारे देश के आर्मी कमांडर की निंदा की, यह देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है।
इसके बाद पैटोंगटान को पहले सस्पेंड किया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया।